नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में, जो कि हर दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रयोगवादी युग। हिंदी साहित्य जगत में या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोगवादी युग या फिर प्रयोगवादी काव्य आंदोलन का काफ़ी महत्व है, क्योंकि इस काव्य आंदोलन का जो केंद्र है या फिर कह लीजिए इस काव्य आंदोलन के केंद्र में जो मुख्य व्यक्ति आते हैं, मुख्य रचनाकार आते हैं, वो अज्ञेय जी हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य जगत की लगभग प्रत्येक विधा में महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया है। इसलिए प्रयोगवादी युग काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रयोगवादी युग सन 1943 से सन 1953 तक का माना जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि सन 1943 में 7 कवियों का संग्रह करके या फिर 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह करके संपादन किया था सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे जी ने, और नाम उसका रखा था तार सप्तक, जिसका संपादन उन्होंने किया था। साथ ही साथ पहला जो तार सप्तक था या फिर पहला, ऐसे समझिए आप, जो सन 1943 में प्रकाशित हुआ था उसको तार सप्तक कहते हैं। उसके बाद जो प्रकाशित हुए उसको दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, इन नामों से बुलाया जाता है। तो तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित थी, 7 कवियों के विचार संग्रहित थे, जिसका संपादन कार्य किया था सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे ने। तो सन 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवादी युग का शुरुआत हुआ। तो इस पर चर्चा आज के वीडियो में विस्तार से होगी। प्रयोगवादी युग की प्रवृत्तियों पर चर्चा की जाएगी। पहले तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि कुछ प्रश्न मैंने लिखित रूप में लिख दिए हैं, ताकि आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर लें। इनसे आपका पूरा प्रयोगवाद जो युग है, प्रयोगवाद काव्य आंदोलन है, वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला प्रश्न बनता है प्रयोगवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए, जिसमें विभिन्न विद्वानों की क्या परिभाषाएं दी गई हैं या फिर अज्ञे जी ने क्या परिभाषा दी है, उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ यहाँ पर प्रयोगवाद होगा, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। प्रयोगवाद के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए, यानी प्रयोगवाद का उद्भव और विकास। दूसरा प्रश्न है प्रयोगवाद के उद्भव और विकास को स्पष्ट कीजिए। और जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बन सकता है पूरे प्रयोगवाद युग से, वो ये है प्रयोगवाद युग की या फिर प्रयोगवादी काव्य की प्रवृत्तियां या फिर विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो इन सारे ही प्रश्नों का उत्तर आपको इस एक वीडियो से बहुत ही बेहतर तरीके से मिल जाने वाला है। ये वीडियो सारे ही स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, भले ही आप नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अन्य स्टेट एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं या एमए के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय जाए के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एक बार फिर से नमस्कार, मेरा नाम अमृता चौहान है और आज के वीडियो का विषय है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग की चर्चा करें तो सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का अर्थ जान लेना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रयोगवाद का अर्थ जो है, प्रयोग शब्द अंग्रेजी के एक्सपेरिमेंट से हिंदी में बना है। क्या? अंग्रेजी में जिसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसका हिंदी रूपांतरण है प्रयोग। साहित्यिक वाद के रूप में प्रयोग शब्द से अभिप्राय साहित्य में पुरानी लीक से हटकर नवीन प्रयोग करना है। अब नवीन प्रयोग किन आधारों पर, ये बात आपको तब ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगी जब मैं प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों पर चर्चा करूंगी, क्योंकि प्रयोगवाद में कई ऐसी प्रवृत्तियां हैं, लघु मानववाद है और नवीन प्रतिमानों और उपमानों की बात को लेकर इस प्रयोगवादी साहित्य में चर्चा की गई। वो बात आगे आपको विस्तार से बताई जाएगी। आगे बढ़ें तो प्रयोगवाद के उदय या फिर उद्भव पर बात कर लेते हैं। तो प्रयोगवाद के उदय के कारण सर्वविदित हैं कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। ये बात तो कही जाती है। यही बात काव्य के क्षेत्र में भी लागू होती है। जैसे जैसे युग बदलता है, जीवन जगत के मानदंड भी बदल जाते हैं। यही नियम प्रयोगवाद के जन्म का कारण बना। युगीन संदर्भ मान्यताओं की जकड़न, विज्ञान द्वारा प्रदत्त बोझिलता, बौद्धिकता, व्यक्तिकता के प्रति आग्रह, विश्व के रंगमंच पर पल पल घटित होने वाला राजनीतिक सांस्कृतिक परिवर्तन, व्यक्तित्व का विघटन, जीवन की विभिन्न जटिलताएं, जीवन व्यापी निराशा, कुंठा, छायावाद की धूमिल अभिव्यक्ति तथा प्रयोगवाद की राजनीतिक विचारधाराओं वह स्वर दृष्टि के कारण नए
की उपलब्धि के प्रयास में प्रयोगवादी युग का या फिर प्रयोगवादी काव्य आंदोलन शुरू हुआ। आगे बात करें तो प्रयोगवादी धारा के प्रवर्तक कौन है, ये बात मैंने आपको हालांकि मोटे तौर पर ऊपर बता दी है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाही जी को प्रयोगवादी काव्य धारा का जनक माना जाता है या फिर प्रवर्तक माना जाता है। तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय की बात करें तो प्रगतिवादी के साथ साथ, प्रगतिवाद जो कि प्रयोगवाद से पहले का युग है जिस पर मैं चर्चा कर चुकी हूँ, प्रगतिवाद के साथ साथ मनुष्य के मन में, यहाँ पर यथार्थ होगा, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, तो मन के यथार्थ को अभिव्यक्ति यानी जो बात मन में निहित है उसको पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अभिव्यक्त करना, प्रकट करना। तो वो जो काव्यधारा जिसके माध्यम से मन के विचारों की अभिव्यक्ति की गई, मन के विचारों को यथार्थ पूर्वक अभिव्यक्त किया गया, उस काव्यधारा के संस्थापक या फिर उस काव्यधारा को किसने प्रवाहित किया? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय के नेतृत्व में वह काव्यधारा प्रवाहित हुई। सन 1943 में अज्ञेय ने अपनी पीढ़ी के 6 कवियों के सहयोग से तार सप्तक का प्रकाशन किया। 6 कवि इसलिए, अब आप कहेंगे कि मैंने तो कहा है कि इसमें 7 कवि की रचनाएं संग्रहित हैं। 7वें कवि के रूप में अज्ञेय खुद तार सप्तक में शामिल हुए थे, लेकिन अगले जो दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक आए उनमें अज्ञेय जी शामिल नहीं थे, उनका सिर्फ संपादन कार्य अज्ञेय जी ने किया था, बाकी 7 अन्य कवि शामिल हुए थे। अब बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध जो कि सन 1943 से 45 तक चला था के समय अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक सन 1943 में जो कि प्रकाशित हुआ था में अज्ञेय जी ने 7 कवियों की कविताओं का प्रकाशन किया। 7 कवियों के जो विचार थे, उनके मन की यथार्थपूर्वक जो अभिव्यक्ति थी, वो इस तार सप्तक एक जो संग्रह था 7 कवियों की रचनाओं का, इसमें 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित थीं। अब इन 7 कवियों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, जिसमें मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी याद करने की। पहले आप नाम देख लीजिए। तो पहला नाम आता है मुक्तिबोध का, दूसरा नेमीचंद्र जैन का, तीसरा भारत भूषण अग्रवाल, चौथा प्रभाकर माचवे, पांचवा गिरिजा कुमार माथुर, छठा डॉक्टर रामविलास शर्मा और सातवां सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय जी। अब बात करो इनको आप याद कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिख दी है। आप इसको ऐसे समझिए कि आराम उमाने गिरी भारत, यानी अगर आप आराम करेंगे तो भारत का क्षय हो जाएगा। युवा पीढ़ी अगर आराम करेगी, अगर प्रगति के मार्ग पर नहीं जाएगी, तो भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता है या कहा जाता था, या भारत जितना प्रगति कर रहा है वो प्रगति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आराम, इसी तरह से ये ट्रिक आप समझ सकते हैं। तो पहला आ है, आ से अज्ञेय जी हो जाएंगे, आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। रा से रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे, माँ से मुक्तिबोध हो जाएंगे और अगले माँ से प्रभाकर माचवे हो जाएंगे, ने से नेमीचंद्र जैन हो जाएंगे, गिरी से गिरिजा कुमार माथुर और 7वें हो जाएंगे भारत भूषण अग्रवाल। तो जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये सीक्वेंस से है, यानी कि इनकी जो समय काल रहा है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो ये सीक्वेंस भी अगर आप याद कर लेंगे तो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण या फिर काफ़ी मददगार सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार सीक्वेंस ही पूछ लिया जाता है इन रचनाकारों का जो तार सप्तक में शामिल हुए थे। तो इस तरह से आप चीज़ें याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे सप्तक के कवियों पर। दूसरे सप्तक में कौन कौन से कवि सम्मिलित थे? पहले सप्तक के कवि मैंने आपको बता दिए हैं और याद करने की ट्रिक भी बता दी है। पहले सप्तक के कवि आपको याद होने ही चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक बताई है। तो दूसरे सप्तक के प्रकाशन की बात करें तो दूसरा सप्तक सन 1951 में प्रकाशित हुआ था। इसके 7 कवि कौन कौन से हैं? पहले हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, अगले हैं शकुंतला माथुर और अगले हैं हरिनारायण व्यास, अगले हैं शमशेर बहादुर सिंह, अगले हैं नरेश मेहता होगा, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, अगले हैं रघुवीर साहे और अंतिम है धर्मवीर भारती जी। तो इस तरह से आप दूसरे सप्तक के कवियों को भी याद कर लीजिएगा और इसे एज इट इज नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो इस धारा के कवियों पर, यानी कि पूरा जो प्रयोगवादी युग है, प्रयोगवादी काव्य आंदोलन है या फिर प्रयोगवादी काव्य धारा है, उस संपूर्ण काव्य धारा के कवियों पर प्रारंभ में फ्रायड जो कि मनोविश्लेषण सिद्धांत इन्होंने दिया था, आप सभी को ये बात पता होगी। तो फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का काफी प्रभाव दिखाई देता है।
प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे ने प्रयोगवादी कविता की परिभाषा देते हुए क्या कहा है, अब ये बात आप एज इट इज नोट डाउन करिए, क्योंकि प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तक या फिर जनक जो हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ही हैं, तो इनकी दी गई परिभाषा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको एज इट इज आप अभी नोट डाउन करिए। मैं इसलिए बार बार जोर दे के कहती हूँ क्योंकि अगर आप किसी परीक्षा में लिखित रूप से जब आपको उत्तर लिखना होता है, तो जब आप किसी विद्वान की, किसी रचनाकार की दी गई परिभाषा को, दिए गए मत या विचार को एज इट इज नोट डाउन करते हैं, एज इट इज लिख कर आते हैं, तो आप अधिक अंक प्राप्त करते ही करते हैं। ये मेरा अपना जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो प्रयोगशील कविता में नए सत्यों का, नई यथार्थताओं का जीवित बोध भी है। उन सत्यों के साथ नए रागात्मक संबंध भी और उनकी पाठक या सहृदय तक पहुंचाने यानी साधारणीकरण की शक्ति है। तो इस तरह से आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर या फिर कह लीजिए विशेषताओं पर, जिससे आप ये बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि प्रयोगवादी काव्यधारा बाकी काव्यधाराओं से किन आधारों पर अलग थी। तो प्रयोगवाद का झुकाव किसी निश्चित जीवन दर्शन की ओर न होकर समाज की यथार्थता के नग्न चित्रण एवं सत्यान्वेषण में था। इसीलिए अज्ञे जी को कहा भी जाता है कि राहों के अन्वेषी, यानी जो सत्य की राह है उसकी खोज में निरंतर लगे हुए हैं प्रयोगवादी कवि और स्वयं अज्ञे जी भी। तो आगे लिखा है, अज्ञे जी प्रयोगवादी कवियों की मान्यता इस प्रकार निरूपित करते हैं, क्या कहते हैं, और ये बात पता है, ये बात तार सप्तक की भूमिका में कही गई है, क्योंकि आप भविष्य में तार सप्तक की भूमिका भी आपके सिलेबस में पढ़ाई जाएगी। बीए हिंदी ऑनर्स अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस आया है, उसमें आपको तार सप्तक की भूमिका भी पढ़ाई जाती है। तो इसमें कहते हैं अज्ञे जी कि ये कवि, कौन कवि, प्रयोगवादी कवि, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं है, राही नहीं है, राहों के अन्वेषी हैं। यानी ऐसा नहीं है कि इन्होंने सत्य को खोज लिया है, ये बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच गए, ऐसा नहीं है, बल्कि ये अभी भी खोजी वृत्ति के हैं। इनके भीतर जो अन्वेषण की प्रक्रिया है, नई चीज खोजने की प्रक्रिया है, वो आज भी जिंदा है, इनके भीतर की जिज्ञासा आज भी जिंदा है। तो ये बात आप एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रयोगवाद की पहली प्रवृत्ति या पहली विशेषता पर। अभी तक आपको पता ही चल गई होगी कि यथार्थ का चित्रण या नग्न चित्रण। प्रयोगवादी कविताओं में घोर यथार्थ के उद्घाटन पर बल दिया गया है। यथा तथ्यता यानी जो देखा उसको एज इट इज लिख दिया, इस वाद का प्रमुख गुण है। कवि अपने जीवन में अनुभूत सभी कुंठाओं को, कुछ भी उन्होंने महसूस किया है, भले ही किसी भी तरह की बहुत ही व्यक्तिगत भी जो विचार हैं उनको भी चित्रण करता है इस युग का कवि। वासनाओं का जो लोग मतलब जो पहले के युग के कवि अनुचित मानते थे वासनाओं का चित्रण आदि करना, तो इस युग के कवि करते हैं। आगे बढ़ें तो, और ऐसा करने में उन्हें कोई संकोच भी नहीं है। दूसरा पॉइंट बनता है या फिर दूसरी प्रवृत्ति बनती है विषय एवं अनुभूतिगत प्रवृत्ति, यानी जो वो अनुभव करते हैं, जो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर महसूस होता है, उसका भी चित्रण कर देते हैं प्रयोगवादी कवि। प्रगतिवाद में प्रयोगों की विविधता, अव्यवस्था तथा दुरूहता थी। यही कारण है कि इस काव्य में एक रूपता तथा अनुभूति की सुगंध नहीं मिलती। प्रयोगवाद में रोमान, या जिसको रोमांस भी कह दिया जाता है, रोमान अनुभूतियों के प्रयोग देखे जा सकते हैं। कवि के व्यक्तिगत भावों को भी यहाँ अभिव्यक्त का पूर्ण अवकाश है। नरेंद्र शर्मा जो कि प्रयोगवादी काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं, अपने प्रवासी के गीत काव्य संग्रह में क्या लिखते हैं, ये आप उद्धरण याद कर लीजिएगा अगर आप याद कर सकें तो। लिखते हैं कि तुम्हें याद है क्या उस दिन की नए कोट के बटन होल में हंसकर प्रिय लगाती थी जब वह गुलाब की लाल कली। तो इस तरह के उद्धरण अगर आप याद करके लिख पाएंगे तो बेहतर होगा। अगली विशेषता है इस युग की, एक तो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यौन भावनाओं का खुला चित्रण भी प्रयोगवादी कवि या फिर प्रयोगवादी काव्य में दिखाई देता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ती हूँ और अगली विशेषता है कि व्यक्ति की दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण। समाज में जिन क्षुद्र मनोवृत्तियों को छिपाने की प्रवृत्ति थी, अब यानी कि इस प्रयोगवादी युग में
खुले तौर पर उसको प्रकाशित किया जाने लगा था। कवियों की अपनी अतृप्त दमित वासनाएं भी उनके काव्य के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती थीं। अगली प्रवृत्ति की ओर बढ़ें तो अगली प्रवृत्ति है कल्पनाशीलता। प्रकृति के चिर परिचित उपमानों की अवहेलना कर प्रयोगवादी कवियों ने अपनी यथार्थता को ही अंकित कर दिया। कल्पना की कोमलता के स्थान पर प्रयोगवादी कवि प्राकृतिक उपादानों की यथार्थता का उद्घाटन करते हैं। अगली विशेषता की ओर बढ़ें तो अगली विशेषता है प्रतीक विधान। नई कविता में नवीन प्रतीकों तथा उपमानों की उद्भावना की गई है। इसमें मानसिक अंतर्द्वंदों का प्रतीकों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक निरूपण मिलता है। प्रतीकों की बहुलता देखकर ही प्रयोगवाद को कतिपय विद्वान प्रतीकवाद भी कह देते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर नई कविता की बात इसलिए की गई क्योंकि जो प्रतीक विधान वाला पॉइंट है या फिर विशेषता है या फिर प्रवृत्ति है वो प्रयोगवाद और नई कविता दोनों में ही समान रूप से चली थी। तो इसलिए ये पॉइंट दोनों युग का या फिर दोनों काव्य धाराओं में समान बन जाता है। आगे बढ़े तो अगला पॉइंट है छंद योजना का। तो प्रयोगशील कवियों ने लोक गीतों की धुन पर भी गीत गढ़े हैं तथा मुक्त छंदों में काव्य रचना की है। छंदों का नवीन विधान दर्शनीय हो जाता है। इस उद्धरण के माध्यम से समझिए, अंधेरा है कि चारों ओर काले अंधतम का ही बसेरा है। तो इस तरह से आप उद्धरण दे सकते हैं। अगर आपको कुछ और उद्धरण अपनी तरफ से आपको याद है कुछ पंक्तियां तो वो भी आप लिख कर आ सकते हैं। अब बात करते हैं उपमानों की नवीनता पर। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रयोगवादी युग के कवियों के लिए। तो प्रयोगवाद में प्रत्येक क्षेत्र में नवीनता है। नवीनता के नाम पर उपमानों में क्लिष्टता तथा शुष्कता ही है। मौलिकता के आग्रह से, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, मौलिकता के आग्रह से ग्रस्त ये कविगण कहीं कहीं विचित्रता से युक्त उपमानों का प्रयोग कर देते हैं। तो नवीनता या फिर उपमानों की नवीनता के संदर्भ में बात करें तो ये जो उद्धरण मैं आपको देने वाली हूँ ये कलगी वांजरे की एक कविता है जो कि हरी घास पर क्षणभर इस काव्य संग्रह में संकलित है। तो इस उपमान को आप नई कविता में भी दे सकते हैं, देख सकते हैं, और जो उद्धरण मैं आपको दूंगी वो आप नई कविता की प्रवृत्तियों में भी दे सकते हैं और प्रयोगवादी कविता या फिर प्रयोगवादी काव्य आंदोलन की प्रवृत्तियों के संदर्भ में भी आप इस उद्धरण को दे सकते हैं। तो अज्ञे जी कहते हैं या फिर लिखते हैं कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल ये उपमान मैले हो गए हैं। तो इस तरह के उद्धरण आप याद रखिएगा और अपनी परीक्षा में कोशिश करिएगा कि अगर आप उद्धरण लिख के आए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, आप अधिक अंक प्राप्त करने के दावेदार हो जाते हैं अगर आप उद्धरण देकर किसी भी प्रवृत्ति की व्याख्या करते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपकी मदद मैं करती हूँ या फिर आपको इस चैनल से लगता है कि आपकी मदद हो पा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय से प्रोवाइड करने के लिए अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ में या फिर खुद से नोट्स लिख कर तैयार कर मैं आपके समक्ष वीडियो लेकर आती हूँ ताकि बहुत ही आसानी से चीज़ें आपको समझ आ सकें और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जो परेशानियाँ मैंने अपने समय में फेस की थी वो एटलीस्ट आप न करें, यही मेरी हमेशा कोशिश इस चैनल से रहती है और रहने वाली है। तो आप अपने साथियों को भी चैनल से अवश्य जोड़ें क्योंकि उनकी भी मदद मैं चाहती हूँ एक व्यापक स्तर पर मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। और अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याएं आप वहां भी मुझसे साझा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कमेंट सेक्शन आपके लिए ही हमेशा ओपन रहता है, आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा बताए गए किसी विषय पर वीडियो बनाई जाए तो आप विषय को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप वीडियोस अच्छे लगते हैं आपको तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अवश्य दिया करिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने साथियों को चैनल से अवश्य जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।